Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. दोस्तों कुछ दिनों पहले पुणे में आपने वो घटना जरूर सुनी होगी जहां पे एक किशोर वय बालक ने अपनी गाड़ी से कुछ लोगों को रौंद दिया था। हाल ही में राजस्थान में होली से पहले भी हमने एक घटना देखी थी जहां पे कुछ स्टूडेंट्स थे जो अपनी गाड़ी से, स्पीडिंग गाड़ी से किसी को रौंद के चले जाते हैं। इसके अलावा अगर हम सोनम रघुवंशी केस की बात कर ले तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जहां पे कुछ हिंसात्मक चीजें की गई। ठीक है, तो पिछले 1-1.5 वर्षों में हमने क्या देखा कि लगातार भारत का जो लैंडस्केप है वो युवाओं में होने वाले आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता जा रहा है। यानी कि युवाओं में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। भारत की सरकार या संस्थाएं इस दिशा में प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, जो एनसीआरबी डेटा है, वो इस दिशा में बता नहीं रहे। हालांकि यह बात भी है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन जो केसेस की इंटेंसिटी है, जो हिंसा का प्रकार है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज हम इस पे ही बात करेंगे। द हिंदू ने और बहुत से न्यूज़पेपर्स ने इसको अलग अलग तरीके से कवर किया है। आज हम इस पे थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। चलिए, बात क्या है कि भारत के बच्चे, जो युवावस्था के, जो किशोर वय बच्चे हैं, क्रिमिनल क्यों बनते जा रहे हैं? क्या कारण है कि ये इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं? अगर हम कुछ डेटा की बात करें, ठीक है, तो पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि समग्र रूप से आंकड़े जो है वो कम हो रहे हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ इंसिडेंट है, आप देखिए 2017 में 37,000 था, 2022 में 33,000 ही, लेकिन इनकी इंटेंसिटी, हिंसात्मकता की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए पहले किसी ने किसी को सिर्फ छुरा घोंपा होगा तभी गोली मार दी है, तो चीजें बढ़ती जा रही है। कैसे? हिंसक अपराधों को कैसे डिफाइन किया जा रहा है? जैसे अगर हत्या की बात हो, बलात्कार हो, गंभीर चोट पहुंचाई जाए, हमला किया जाए, आगजनी हो, डकैती हो, तो इसको हिंसात्मक अपराधों में गिना जा रहा है एनसीआरबी के द्वारा। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो चोरी या धोखाधड़ी को भी शामिल नहीं किया जा रहा है। इसमें भी बहुत सारे युवा शामिल हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जहां पे हिंसा जो है वो अपने चरम पे। बहुत से कारण ऐसे हैं जो हम आपको दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक सिविल सोसाइटी के तौर पे, एक समाज के तौर पे हम उनसे कोप अप नहीं कर पा रहे। ठीक है, हम कहीं ना कहीं उनसे युद्ध नहीं कर पाए, हमसे फेस नहीं कर पा रहे। चलिए, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, बताता चलूं कि स्टडी आईक्यू में इस समय ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल चल रही है। 15 जून तक ये सेल चलेगी और 15 जून तक ही हमारे जो प्रतिज्ञा बैच है उसमें एडमिशन होगा। सक्सेस इन प्रीलिम्स, प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम, सक्सेस इन मेंस, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 18 किताबों का सेट, समग्र रूप से मेंटोरशिप, हर वो फीचर जो जरूरी है आपके लिए, वो फीचर इसमें आपको हमारे कोर्सेज में मिल जाएगा। जब इस कोर्स में मैं आगे बढ़ूंगा, इस वीडियो में जब मैं आगे बढ़ूंगा, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा खोल के कि किस प्रकार से आप इस सेल का लाभ उठा सकते हैं हमारे P2I बैचेस। ध्यान रखिएगा, 15 जून को एडमिशन क्लोज हो रहे हैं और समग्र रूप से इससे बेहतर कोर्स नहीं डिजाइन हो सकता कहीं पे भी। तो अगर आप यूपीएससी को लेकर सीरियस है तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इस पर बात करते हैं। चलिए, बात करें आगे की। भारत में जो किशोर वय लोग हैं, ठीक है, जैसे हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति है वो जो बढ़ रही है, उसकी अगर बात की जाए तो भौगोलिक वितरण देखा जाए तो 2017 से 22 के बीच में ऐसे सभी मामलों में लगभग 20% मामले मध्य प्रदेश में हुए। ठीक है, या आप इनको हॉटस्पॉट्स यानी क्राइम हॉटस्पॉट्स कह सकते हैं। ठीक है, 20% मामले मध्य प्रदेश में हुए, 18% महाराष्ट्र में, 9.6% राजस्थान में, 8.4% छत्तीसगढ़ में, 5% तमिलनाडु में और लगभग 6.8% आपको दिल्ली में देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश अभी पीछे है वैसे, लेकिन ये कोई गर्व करने की बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश पीछे है। क्राइम तो हो ही रहे होंगे, लेकिन ये बताता है कि भारत में इस प्रकार की जो क्राइम हो रहे हैं, इस प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं, उनका हॉटस्पॉट क्या है।
किन प्रदेशों में, किन क्षेत्रों में ये चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं, दिख रही हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या? मध्य और पूर्वी भारत किशोर हिंसा का केंद्र के रूप में उभरे हैं। ओडिशा जैसे अपवादों को छोड़कर जहां केवल 10% किशोर अपराध हिंसक थे, मतलब 10% ही हिंसक थे, बाकी बहुत ही निम्न स्तर के अपराध थे या बहुत छोटे स्तर के अपराध थे। हिंसक अपराधों की श्रेणी में आप प्रदेशों का आंकड़ा देख सकते हैं। मध्य प्रदेश इसमें टॉप कर रहा है। ये चिंता की बात है, चूंकि मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर मेरे तो सबसे प्रिय क्या कहते हैं क्षेत्र है। मैं बहुत पसंद करता हूं यहां पे जाना पे, लेकिन यहां पे इस प्रकार के अपराधों को बढ़ता पनपता देख चिंता तो हो रही है। चलिए बात करें थोड़ी और, तो इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि में योगदान देने वाले कारक कौन है? किन कारकों के कारण इस प्रकार के अपराध हमको देखने को मिल रहे हैं? तो डिजिटल एक्सपोजर, इंसेल उपसंस्कृति, साइबर बदमाशी, हिंसक सामग्री के संपर्क में वृद्धि, विशेष रूप से किशोर लड़कों के बीच में। क्या है जो संस्कृति डेवलप हो रही है ना, कि हमको वेस्ट को फॉलो करना है, टेनिक्स। वेस्ट में मूवीज बन रही हैं, दक्षिण में मूवीज बन रही हैं। भाई वेस्ट से मेरा मतलब विदेश का था, दक्षिण से मेरा मतलब भारत के दक्षिण में था। जो क्रिमिनल माइंडसेट को सामने रखने वाली मूवीज बन रही हैं, जैसे हम एनिमल की बात कर लें, स्टूडेंट्स को, युवाओं को, किशोरों को क्या लग रहा है? यही है मैचो बनने का तरीका। माचो बनने के लिए आपको माफ कीजिएगा, इसी तरीके से काम करना होगा। साइबर बदमाशी, साइबर बुलिंग पे मैं ऑलरेडी वीडियो ले चुका हूं। यह तरीका बन गया है हरास करने का, यह तरीका बन गया है टारगेट करने का, और कई बार यह साइबर जगत से निकलकर जो वास्तविक जगत है वहां तक पहुंच जाता है। इसके अलावा हिंसक सामग्री, विभिन्न प्रकार की चीजें, मूवी के द्वारा, सीरियल्स के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा जो हिंसात्मकता है वो हमारे दिमाग में, युवाओं के दिमाग में बढ़ती जा रही। ठीक है, और क्या है? सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग। ये क्या है? आक्रामकता बढ़ जाती है, हिंसक व्यवहार की नकल हो सकती है, सहानुभूति कम हो सकती है। जैसे एक काम आप देखिएगा कि कई बार आप जैसे किसी कैंपेन का हिस्सा होते हैं, तो कई बार उस कैंपेन के किसी पोस्ट के जवाब में किसी न किसी युवा की आपको प्रतिक्रिया दिखेगी जो कहीं ना कहीं बड़ी ही नकारात्मक तरीके से आपको टारगेट कर रहा है, बड़ी ही नकारात्मक तरीके से इस बात को सामने रख रहा है कि वो क्यों स्पेशल है और आप क्यों खराब है, कितने खराब है। उसकी भाषाई संयम को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि युवा किस मानसिकता से ग्रस्त है। ये दिखने को मिलता है यहाँ पे। और क्या है? पारिवारिक और सामाजिक उपेक्षा। किशोर अवस्था के दौरान भावनात्मक समर्थन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। चूंकि जब हम न्यूक्लियर फैमिली को देखते हैं, माता पिता दोनों जॉब में हैं, दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे को अटेंशन नहीं मिल पाता है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं नहीं तो वो लीनिएज नहीं हो पाता कवर, और हमको क्या देखने को मिलता है? बच्चों में इस प्रकार की हिंसा बढ़ते देखने को मिलती है। और अगर आगे के बिंदुओं की बात करें तो कुछ और कौन से कारक हैं? गरीबी और बेरोजगारी, आर्थिक रूप से जो कमजोर पृष्ठभूमि के किशोर हैं या जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या रोजगार नहीं पा रहे, उनके साथ क्या हो रहा है? एक प्रकार की कुंठा जन्म ले रही है। वो कुंठा जो हमारे समाज के विभिन्न तबकों में, वरिष्ठों में भी देखने को मिलती है, बड़े लोगों में भी देखने को मिलती है, लेकिन युवाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, और ये उनको क्राइम यानी कि हिंसा की तरफ बढ़ावा देने का। ठीक है, और अनौपचारिक बस्तियों में साथियों का दबाव युवाओं के गिरोहों और आपराधिक समूह को धकेलता है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक मूवी देख रहा था, आवेशम देखते समय मुझे यह लगा कि ये जो ईगल गैंग और बिच्छू गैंग वाला जो तरीका है, इस प्रकार की जो मानसिकता है कि हम अपना गैंग बना ले, हमारे गैंग का प्रभाव हो, इस गैंग से हम लोगों को दबाते रहेंगे, इट्स नॉट फ्रूटफुल। सही तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, और ये बढ़ावा दे रहा है। मादक द्रव्यों का सेवन, शराब, ऑफ कोर्स बिग रीजन, बिग कॉज, नशीली दवाएं और इनहेलेंट तक जो आसान पहुंच है, और इसके कारण जो उनका आक्रामकता देखने को मिलती है। जैसे युवाओं में नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और नशे के जो प्रकार बढ़ते जा रहे हैं, जॉइंट से लेके वो कौन कौन सी विस्की और बियर और सब चीजों के प्रति उनकी जो मानसिकता है वो इस स्तर तक चली गई है कि वो किसी को भी मार सकते हैं या इसके आवेश में किसी को भी मार सकते हैं। कुछ दिनों पहले हमने गुड़गांव में देखा था कि किस प्रकार नशे में धुत कुछ युवाओं ने कुछ जो मोटरसाइकिल रेसर्स थे उनको रोका और उन पे बहुत से क्या कहते हैं ताबड़तोड़ उन पे आक्रमण किए, विच इज नॉट गुड, विच शोज कि नशा किस दिशा में आगे कहते हैं ना कि नशा नाश कर देगा, मिलेगा कुछ न खाने को, तो वह प्रकार की चीजें देखने को मिल रही। ठीक है, कुछ और चीजें कदम कौन से उठाए गए हैं? तो किशोर न्याय अधिनियम जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसकी बात करें 2015 का, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के बाद 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों पे
जघन्य अपराधों के लिए वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। याद करिएगा निर्भया केस, उसमें एक जुवेनाइल भी था जिसको लेके बहुत रार मची थी। ठीक है, बाल अनुकूलन प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनर्वास और पुनः एकीकरण पे ध्यान केंद्रित किया जाता है। बेसिकली इनका एक अलग तरीका है, नॉर्मल जेल के अलावा इनको थोड़ा सा अलग प्रकार से ट्रीट किया जाता है, जहां पे गाइड किया जाता है कि फ्यूचर में किसी सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो ये प्रवृत्ति है। अगला क्या है? एकीकृत बाल संरक्षण योजना। ठीक है, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल प्रदान करने वाली केंद्र की है योजना। बाल अपराधों को रोकथाम परामर्श परिवार की तरफ एकीकृत करने के लिए, ठीक है, ये केंद्रित करती है। तो क्या है? अपराधों की रोकथाम और उनको परामर्श, सजेशन देने के लिए, उनको सहायता करने के लिए, गाइड करने के लिए, मेंटली उनको सही डायरेक्शन में लाने के लिए इस प्रकार की योजना चल रही है। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा अभियान भी चल रहे हैं। सरकार समय समय पे युवाओं को सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, सही बात की बात करने के लिए लगातार प्रेरित करती है। ठीक है, युवाओं में ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर बदमाशी, डिजिटल लत से निपटने के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुत सी अन्य क्या कहते हैं प्रवृत्तियों को हम देख रहे हैं, नए तरीकों को देख रहे हैं, नई तरीके उपाय किए जा रहे हैं, नई प्रकार की स्टोरीज बनाई जा रही हैं जिनमें कुछ चीज़ें प्लॉट की जा रही। वो किस प्रकार के प्लॉट्स हैं कि किस प्रकार से युवाओं को बचाया जा सके, युवा किस प्रकार से अलग डायरेक्शन में आ सके। चल कुछ और बातों की बात कर लेते हैं। चुनौतियां क्या है? अप्रभावी नीति कार्यान्वयन। किशोर न्याय जो अधिनियम है उसके बावजूद उनके पुनर्वास, परामर्श और निगरानी तंत्र में बहुत डिफरेंस है। कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं दिखा पिछले कुछ वर्षों में। 2015 का अधिनियम है, लगभग 10 वर्ष बीत चुके हैं, पर सकारात्मक रिजल्ट नहीं देखने को मिला। किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियां अत्यधिक बोझ से दबी हुई हैं बहुत वर्ग, क्योंकि इस प्रकार के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो उन पे भी लोड है कि सही डायरेक्शन में जो बच्चों को गाइड किया जा सके, जो गलत तरीके से किसी अपराध में फंस गए उससे निकाला जा सके, मनोवृत्ति को सुधारा जा सके, ठीक है, कंसल्टेशन दिया जा सके। नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो पर्याप्त संसाधन नहीं दिख रहे। युवा अपराधियों को कारावास के बाद उनको कलंकित किया जाना, आजीवन सामाजिक बहिष्कार किया जाना, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। कब तक सिर्फ न्याय व्यवस्था, शासन प्रशासन की बपौती होगी? कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था के लिए हमें भी आगे होगा, हमें भी सोचना होगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम हाथ में ना लें लेकिन जिम्मेदार तो बने। समाज जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। ठीक है, लिंग विशिष्ट डेटा और हस्तक्षेप का अभाव देखने को मिलता है, विशेषकर किशोर अपराधों में शामिल पीड़ित लड़कियों के संबंध में न बेहतर आंकड़े हैं, न बेहतर प्लान है, और शायद से बहुत बेहतर सोच भी नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए कुछ और बातें। इन पे अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? प्रारंभिक हस्तक्षेप को मजबूत किया जाए। स्कूलों में जो मनोसामाजिक सहायता प्रणाली है, ठीक है, साइकोलॉजिकली जो बच्चों को सपोर्ट किया जा सकता है, साइकोलॉजिकली उनको जो कंसल्टेशन दिया जा सकता है, बच्चों को शुरुआती स्तर पे आक्रामक होने से रोका जा सकता है अगर इसको सही से फॉलो किया जाए। और क्या है? किशोर न्याय प्रणाली में सुधार किया जाए, जहां पे जो किशोर न्याय बोर्ड है और जो CWC है, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है बताइएगा, इस पे एक वीडियो किया था मैंने, के लिए वित्त पोषण और प्रशिक्षण में वृद्धि। तो इनको और सपोर्ट किया जाए, मजबूत किया जाए, सशक्त किया जाए कि ये जो निर्णय लेना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में काम कर सके, निर्णय ले सके। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और कौशल प्रशिक्षण में परिवार परामर्श के साथ व्यक्तिगत पुनर्वास योजना सुनिश्चित किया जाए। सिविल सोसाइटी को इसका पार्ट बनाया जाए। इनके पुनर्वास के लिए समाज को तैयार किया जाए कि चलो यार, अपराध हो गया, वो बच्चा था, किसी गलती के कारण अगर अपराध हो गया तो हम बड़ा दिल करके क्या उसे माफ नहीं कर सकते। इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं काम करना चाहिए और सोचना चाहिए। किशोर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ और आवश्यक कदम क्या है? समुदाय आधारित पुनर्वास क्या है? स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, ठीक है, ये NGOs हैं, उनकी सहायता ली जाए। सामुदायिक जो उस समय बड़े लीडर्स हैं उनकी हेल्प ली जाए। युवा सलाहकारों को जोड़ा जाए ताकि जो बच्चे हैं उन्हें लगे कि उनके तरह के भी कुछ लोग हैं, या समाज में जिनको कहा जाता है कि ये नेताजी बड़े भौकाली हैं, उस प्रकार के नेताजी सामने आए और वो कहें कि नहीं बेटा, सही क्या है, गलत क्या है, हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, वो समझा सके। तो शायद बच्चों पर एक अलग असर पड़े। ठीक है, ठीक है, ऐसे सुधारात्मक न्याय दृष्टिकोण को बढ़ावा दें जो केवल दंड देने के बजाय क्षति की मरम्मत और पुनः एकीकरण पे, ठीक है, पुनः नॉर्मलाइजेशन पे काम कर सके। हो गया ना क्राइम, जिंदगी बहुत बड़ी है, हो सकता है वो बेहतर व्यक्ति बने। ऐसे बहुत से उदाहरण भी।
तो बेहतर व्यक्ति बनने की दिशा में यहाँ पे काम हो। डिजिटल स्थानों को जो सोशल मीडिया स्पेसेस हैं इनको थोड़ा सा विनियमित किया जाए। मैं कई बार इस पे बात कर चुका हूं, जब साइबर बुलिंग पे मैंने वीडियो लिया था, या इस प्रकार के जब वीडियोस में लगातार लेता हूं तो इस बात को मैं भी फोकस करता हूं, और बहुत से ऐसे सरकारी संस्थान हैं जो इस पे लगातार बात करते हैं, लेकिन इस पे काम किए जाने की जरूरत है। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, या वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर एक्स हो गया है, इस प्रकार के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको विनियमित किए जाना जरूरी है। चलिए, डेटा आधारित नीति निर्माण, डेटा को एनालाइज किया जाए और इस तरह से देखा जाए कि जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पे क्राइम दर कम की जाए, जो इस प्रकार की हिंसाएं हैं, इस प्रकार की हिंसात्मक जो घटनाएं हैं उनको ऑब्जर्व किया जाए कि क्या प्रवृत्ति है, क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे गाइड किया जा सकता है, कैसे बच्चों को सुधारा जा सकता है, इस पे काम किया जाए। ठीक है, और क्या है अंततः क्या कह सकते हैं कि भारत में जो किशोरों द्वारा किए जाने वाले हिंसक अपराधों में लगातार वृद्धि एक गहरी समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक और प्रणालीगत खामियों को बताती है। और यद्यपि हम कह सकते हैं कि अकेले कठोर कानून से, सिर्फ कठोर कानून बना के हम इससे समाधान नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु रोकथाम, पुनर्वास, शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता को अगर हम केंद्रित करें अपने दृष्टिकोण में, अपनी योजना में, तो निश्चित तौर पे हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पे हमेशा से हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत की बात की है। हमारे संस्कृति में जो अहिंसा की बात की, अहिंसा परमो धर्म की बात थी, हम उसकी बात करते हैं। ऐसे में हमारे युवाओं को, जो देश के भविष्य हैं, उनका इस दिशा में आगे बढ़ना कहीं सकारात्मक तो नहीं लगता। देश को, सरकार को, प्रशासन को, सिविल सोसाइटी को और अन्य जो सिविल सोसाइटी के अंग हैं उनको इस बाबत सोचना होगा, थोड़ा और प्रयास करना होगा और कैसे हम इसे बेहतर कर सके। एडोलसेंस नाम से एक वेब सीरीज आई थी जहां पे बच्चों पे इसके प्रभाव की बात की गई थी कि सिर्फ कमेंट्स के माध्यम से किस प्रकार से साइकोलॉजी चेंज हो जाती है बच्चों की, और किसी को मार देते हैं और मारने के बाद उन्हें आभास भी नहीं होता कि उन्होंने क्या क्राइम कर दिया है। निश्चित तौर पे ये एक वार्निंग है। समाज और इस प्रकार की घटनाएं इस पे ट्रिगर हो सकती हैं। हम और आप अगर आगे नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पे डायरेक्शन भटक जाएगा, चीजें गलत हो सकती हैं, गलत डायरेक्शन में जा सकती हैं। चलिए, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो नया बैच है शुरू हो चुका है। 16 जून को एडमिशन क्लोज होगा और 15 जून को हमारी सेल क्लोज हो रही है। तो अगर अधिकतम डिस्काउंट पाना चाहते हैं, रीतिकाल से शुरू होने वाले इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करें अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 15 जून के अंदर इस बैच से जुड़ते हैं। ठीक है, ये मेरा वैसे टेलीग्राम चैनल है, लेकिन इस पे आने से पहले मैं आपको एक बार स्टडी आईक्यू की वेबसाइट दिखाना चाहता हूं। ठीक है, जहां पे आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। देखिए, स्टडी आईक्यू आप सर्च करेंगे, सबसे पहले जो वेबसाइट खुलेगी, आप इस पे जब आएंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कोर्सेज में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी कोर्सेज में जब आप जाएंगे, ठीक है, हिंदी कोर्सेज में जाने के बाद देखिए यहाँ पे ये प्रतिज्ञा बैच जिसकी भी मैंने बात की थी, सेल चल रही है, और ये लॉन्ग टर्म बैच, और ये दोनों ही इवनिंग बैच है। 15 जून को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है और 15 जून तक चूंकि सेल वैलिड है तो 15 जून तक आप इस बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं। जो डिस्काउंट अधिकतम आपको पाना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विकास लाइव कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना पड़ेगा अधिकतम डिस्काउंट के लिए। इस बैच पे क्लिक करके आप इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं व्यू पीडीएफ में जाके। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल विकास सर्च बॉक्स में डालेंगे तो जुड़ सकते हैं। vikas.singh@studyq.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, अपने बातों को समझा सकते हैं, और इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, शुक्रिया। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी आईक्यू ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ, and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.